सुनते रहिए। संगीत का हल्का सा टुकड़ा और फिर धीरे धीरे खत्म। आज हम भाषा के एक बहुत ही मजेदार हिस्से को समझने जा रहे हैं, मुहावरे और कहावतें। हमारे पास अंग्रेजी के कुछ चुनिंदा मुहावरों की एक सूची है और हमारा मकसद है इन्हें इस तरह से समझना कि हमेशा के लिए याद हो जाएं। बिल्कुल। हम सिर्फ इनका मतलब नहीं जानेंगे, बल्कि इनके पीछे की कहानी, शब्दों का खेल और इस्तेमाल का तरीका भी समझेंगे। ये एक तरह से भाषा की आत्मा को छूने जैसा है। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं, क्रम संख्या 41 से। ठीक है, तो नंबर 41 मुहावरा है अ फूल्स पैराडाइज। इसका मतलब है हवाई महल या संभावित परेशानी से अनजान होने पर खुशी की स्थिति। कल्पना कीजिए कि किसी के बिजनेस में घाटा हो रहा है, कर्मचारी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन मालिक सोच रहा है कि सब ठीक है और अगले महीने उसे बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। वो अपनी ख्याली दुनिया में खुश है। हाँ, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो एक फूल्स पैराडाइज में जी रहा है? जहाँ सब कुछ बेहतरीन लगता है, पर असल में ऐसा है नहीं। अच्छा, किताब की परिभाषा कहती है बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश रीजंस, यानी मूर्खतापूर्ण कारणों से खुश रहना। और दूसरी परिभाषा है अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन्स नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल। यहाँ पोटेंशियल ट्रबल का मतलब है आने वाली मुसीबत। हाँ, तो इसका अर्थ हुआ आने वाली मुसीबत से अनजान होकर खुश रहना। यही अ फूल्स पैराडाइज की जड़ है। तो सरल शब्दों में अ फूल्स पैराडाइज का मतलब है झूठी या अस्थायी खुशी में जीना। तो ट्रिक ये हो सकती है, फूल यानी मूर्ख और पैराडाइज यानी स्वर्ग, तो मूर्खों का स्वर्ग, मतलब एक ऐसी खुशी जो सच पर आधारित नहीं है। बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं, नंबर 42 अ जेंटलमैन एट लार्ज। इसका मतलब दिया गया है एक बेरोजगार आदमी। हाँ, ये बड़ा ही दिलचस्प मुहावरा है। सोचिए एक व्यक्ति है जो अच्छे कपड़े पहनता है, तमीज से बात करता है, समाज में उसकी अच्छी पहचान है, लेकिन उसके पास कोई नौकरी या काम नहीं है। वो समाज में तो है, एट लार्ज यानी आजाद घूम रहा है, पर किसी काम से बंधा नहीं है। सही। जेंटलमैन मतलब सज्जन पुरुष, और एट लार्ज का मतलब होता है आजाद या पकड़ से बाहर, या कह सकते हैं बिना किसी बंधन के। तो जब दोनों को मिलाते हैं, अ जेंटलमैन एट लार्ज, तो भाव आता है एक ऐसा सज्जन जिसके पास कोई काम का बंधन नहीं है। यानी बेरोजगार। परिभाषा भी बहुत सीधी है, अ मैन विदाउट अ जॉब। ये मुहावरा उस व्यक्ति के लिए विनम्र तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अ जेंटलमैन एट लार्ज सुनने में थोड़ा सम्मानजनक लगता है। हाँ, ये बात तो है। तो अ जेंटलमैन एट लार्ज का सीधा सा मतलब है एक बेरोजगार व्यक्ति। इसकी ट्रिक बन सकती है जेंटलमैन यानी सज्जन प्लस एट लार्ज यानी आजाद। तो ऐसा सज्जन जो काम से आजाद है, मतलब बेरोजगार। बिल्कुल सही। नंबर 43 अ गोल्डन मीन। इसका मतलब है बीच का रास्ता। कल्पना कीजिए कि दो दोस्त बहस कर रहे हैं। एक कहता है कि हमें पार्टी में सारा पैसा उड़ा देना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं, हमें एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। तब एक तीसरा दोस्त आकर कहता है चलो न ज्यादा खर्च करते हैं न बिल्कुल कंजूसी, एक बजट बनाते हैं। तो ये जो बीच का समाधान है, यही है अ गोल्डन मीन। बहुत अच्छा उदाहरण है। अब शब्दों को देखें। गोल्डन मतलब सुनहरा, और मीन का मतलब यहाँ पर माध्य या औसत है। अच्छा, बीच का बिंदु। हाँ, तो अ गोल्डन मीन का मतलब हुआ सुनहरा मध्य मार्ग, यानी सबसे अच्छा रास्ता जो दो एक्सट्रीम के बीच में हो। परिभाषा भी यही कहती है, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स का मतलब है दो छोर या अति, जैसे बहुत ज्यादा और बहुत कम। बिल्कुल। तो अ गोल्डन मीन वो रास्ता है जो इन दोनों छोरों के बीच में है। दूसरी परिभाषा भी है, नाइदर टू मच नॉर टू लिटिल, यानी न बहुत ज्यादा न बहुत कम। तो सरल भाषा में अ गोल्डन मीन मतलब है संतुलन या बीच का रास्ता अपनाना। इसकी ट्रिक होगी गोल्डन यानी सुनहरा या सबसे अच्छा, और मीन यानी मध्य, तो सबसे अच्छा मध्य मार्ग या बीच का रास्ता। बिल्कुल। नंबर 44 पर है अ गुड समैरिटन। इसका मतलब है एक मददगार व्यक्ति। जैसे सोचिए रात में किसी की गाड़ी खराब हो जाती है और वो सड़क पर अकेला है, सब लोग पास से निकल जाते हैं, कोई नहीं रुकता। हाँ, तभी एक अनजान व्यक्ति अपनी गाड़ी रोकता है, मदद करता है और उसे सुरक्षित जगह पहुंचाता है। वो अनजान व्यक्ति ही अ गुड समैरिटन है। इस मुहावरे की जड़ें बाइबल की एक कहानी से जुड़ी हैं, जहां एक सामरी यानी समैरिटन व्यक्ति एक घायल अजनबी की मदद करता है, जबकि दूसरे लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तभी से निस्वार्थ मदद करने वाले को अ गुड समैरिटन कहा जाने लगा। अच्छा, तो ये कहानी है इसके पीछे। तो गुड मतलब अच्छा, और समैरिटन उस कहानी की वजह से मददगार व्यक्ति का प्रतीक बन गया। बिल्कुल। परिभाषा बहुत स्पष्ट है, अ हेल्पफुल पर्सन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है, खासकर तब जब किसी और से उम्मीद ना हो। तो अ गुड समैरिटन का मतलब है एक दयालु और मददगार इंसान। ट्रिक के लिए बस वो कहानी याद रख सकते हैं, सड़क पर घायल अजनबी की मदद करने वाला समैरिटन ही है अ गुड समैरिटन। सही है। अगला है नंबर 45 अ ग्रीन हॉर्न। इसका मतलब है एक अनुभवहीन व्यक्ति या नौसिखिया। जैसे कोई आज पहली बार कार चलाना सीख रहा है, वो क्लच और ब्रेक में कंफ्यूज हो रहा है, गाड़ी बार बार बंद हो रही है, वो ड्राइविंग में भी अ ग्रीन हॉर्न है। हाँ बिल्कुल। ये मुहावरा युवा जानवरों से आता है, जिनके सींग यानी हॉर्न्स जब नए नए निकलते हैं तो वो हरे, ग्रीन और नरम होते हैं। जैसे जैसे जानवर बड़ा और अनुभवी होता है, सींग सख्त हो जाते हैं। इसलिए अ ग्रीन हॉर्न अनुभवहीनता का प्रतीक है। अरे वाह, तो ग्रीन का मतलब यहाँ पर कच्चा या नया है, जैसे कच्चा फल हरा होता है, और हॉर्न का मतलब है सींग। हाँ, तो अ ग्रीन हॉर्न का शाब्दिक अर्थ हुआ हरा सींग, जो अनुभव की कमी को दर्शाता है। परिभाषा भी यही है, एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन।
इनएक्सपीरियंस का मतलब है जिसे अनुभव न हो। तो अ ग्रीन हॉर्न मतलब सीधा साधा नौसिखिया। ट्रिक हो सकती है ग्रीन यानी कच्चा या नया प्लस हॉर्न यानी सींग। तो जानवर का नया सींग मतलब कोई व्यक्ति जो किसी काम में नया और कच्चा है। बहुत अच्छे। नंबर 46 अ ग्रे एरिया। इसका मतलब है एक अस्पष्ट क्षेत्र या परिस्थिति। ये बहुत इस्तेमाल होता है। सोचिए कंपनी की पॉलिसी है कि आप ऑफिस के काम के लिए इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या आप 5 मिनट के लिए सोशल मीडिया देख सकते हैं? ये ना तो साफ साफ सही है और ना ही साफ साफ गलत। ये स्थिति एक ग्रे एरिया है। बिल्कुल। ग्रे मतलब स्लेटी रंग जो काले और सफेद के बीच का होता है। मान लीजिए काला मतलब गलत, सफेद मतलब सही। तो ग्रे का मतलब हुआ वो स्थिति जो ना पूरी तरह सही हो ना पूरी तरह गलत। अ ग्रे एरिया यानी अस्पष्टता का क्षेत्र। सही। पहली परिभाषा है एन एरिया वेयर थिंग्स आर्ट क्लियरली डिफाइंड। क्लियरली डिफाइंड का मतलब है स्पष्ट रूप से परिभाषित। तो अ ग्रे एरिया वो है जहां नियम या सीमाएं स्पष्ट नहीं है। दूसरी परिभाषा है एन अनक्लियर सिचुएशन, यानी एक अस्पष्ट परिस्थिति। तो अ ग्रे एरिया का मतलब है कोई भी ऐसी स्थिति जहां सही गलत या नियम साफ ना हो। इसकी ट्रिक तो बहुत आसान है। ब्लैक यानी गलत और व्हाइट यानी सही के बीच का रंग होता है ग्रे यानी अस्पष्ट। तो अ ग्रे एरिया इज इक्वल टू एक अस्पष्ट स्थिति। बिल्कुल। नंबर 47 पर है अ हेयर इन द बटर। इसका मतलब है एक चुनौतीपूर्ण स्थिति। ये सुनने में ही अजीब लग रहा है। हाँ, कल्पना कीजिए कि आप सुबह नाश्ते में मक्खन टोस्ट खाने बैठे हैं। सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जैसे ही आप मक्खन लगाते हैं आपको उसमें एक बाल दिखता है। आपका पूरा मजा किरकिरा हो गया। ये छोटी सी चीज एक बड़ी परेशानी बन गई। यही है अ हेयर इन द बटर। अच्छा, तो हेयर मतलब बाल, बटर मतलब मक्खन। मक्खन जैसी मुलायम और अच्छी चीज में एक बाल का आना पूरी स्थिति को असहज और चुनौतीपूर्ण बना देता है। परिभाषा है अ चैलेंजिंग सिचुएशन, यानी एक चुनौतीपूर्ण या मुश्किल परिस्थिति। तो ये मुहावरा एक ऐसी समस्या के लिए इस्तेमाल होता है जो अचानक सामने आती है और आरामदायक स्थिति को बिगाड़ देती है। ठीक वैसे ही जैसे मक्खन में बाल। तो अ हेयर इन द बटर का मतलब है एक अचानक आई मुश्किल या चुनौती। ट्रिक, बटर यानी आरामदायक स्थिति में हेयर यानी बाल का आना मतलब आरामदायक स्थिति में चुनौती का आना। बहुत अच्छा। नंबर 48 है अ हेयर्स ब्रेड्थ। इसका मतलब है बहुत बारीकी से या बहुत कम अंतर से। जैसे दो धावक दौड़ रहे हैं और फिनिश लाइन पर दोनों लगभग एक साथ पहुंचते हैं। जब फोटो देखी जाती है तो पता चलता है कि एक धावक सिर्फ एक बाल जितने अंतर से जीता है। वो अ हेयर्स ब्रेड्थ से जीता। हाँ, हेयर मतलब बाल, ब्रेथ मतलब चौड़ाई। तो अ हेयर्स ब्रेथ का मतलब हुआ एक बाल जितनी चौड़ाई। ये बहुत ही छोटी दूरी को दिखाता है। परिभाषा है टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग। इसका मतलब है किसी चीज की सबसे छोटी संभव मात्रा के बारे में बताना। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि कोई अ हेयर्स ब्रेथ से बच गया, तो मतलब है कि वो बहुत ही कम अंतर से बचा। तो अ हेयर्स ब्रेथ का मतलब है बहुत ही मामूली अंतर से। ट्रिक सिंपल है, हेयर यानी बाल की ब्रेथ यानी चौड़ाई, ये सबसे छोटा अंतर है। बस बाल की मोटाई को याद रखें। और इसी से जुड़ा है अगला मुहावरा। हाँ, पिछला मुहावरा इसी से जुड़ा है। नंबर 49 अ हेयर ब्रेथ एस्केप। इसका मतलब है बाल बचना। सोचिए आप सड़क पार कर रहे हैं और अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी आपके बिल्कुल पास से गुजरती है। आप बस 1 इंच से बचते हैं। ये था अ हेयर ब्रेथ एस्केप। बिल्कुल। हेयर ब्रेथ का मतलब हमने अभी समझा, बाल जितना अंतर, और एस्केप का मतलब है बचना। तो अ हेयर ब्रेथ एस्केप का मतलब हुआ बाल जितने अंतर से बचना। इसकी परिभाषाएं हैं अ नैरो एस्केप या नैरो मार्जिन। नैरो का मतलब होता है संकरा या बहुत कम। तो इसका मतलब है बहुत कम मार्जिन से बचना। ये एक ऐसी स्थिति है जहां खतरा बिल्कुल करीब से होकर गुजर गया। तो अ हेयर ब्रेथ एस्केप का सीधा मतलब है बाल बचना। इसकी ट्रिक तो मुहावरे में ही है। हेयर ब्रेथ यानी बाल जितना अंतर प्लस एस्केप यानी बचना, तो बन गया बाल बचना। सही है। और आज के लिए हमारा आखिरी मुहावरा नंबर 50 अ हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब है लोहे के चने चबाना या कोई मुश्किल काम या व्यक्ति। हाँ, ये भी बहुत आम है। कल्पना कीजिए कि आपको एक अखरोट दिया गया है जो बहुत सख्त है। आप उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो टूट ही नहीं रहा। उसे तोड़ना अ हार्ड नट टू क्रैक है। और यही बात किसी मुश्किल समस्या या जिद्दी इंसान पर भी लागू होती है। हार्ड मतलब सख्त, नट मतलब अखरोट जैसा कोई मेवा, और टू क्रैक मतलब तोड़ना। तो अ हार्ड नट टू क्रैक का शाब्दिक अर्थ है तोड़ने के लिए एक सख्त मेवा। इसकी कई परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे डिफिकल्ट टास्क मतलब मुश्किल काम, या अ टफ चैलेंज यानी एक कठिन चुनौती। और ये किसी इंसान के लिए भी इस्तेमाल होता है। अ डिफिकल्ट पर्सन या एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज हार्ड टू कन्विंस, मतलब एक जिद्दी व्यक्ति जिसे मनाना मुश्किल हो। तो ये मुहावरा किसी मुश्किल काम या मुश्किल इंसान दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल। तो अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब है कोई बहुत मुश्किल काम, समस्या या व्यक्ति। और इसकी ट्रिक है हार्ड नट यानी सख्त अखरोट को क्रैक करना यानी तोड़ना मुश्किल है। बस इसी को याद रखना है। मुश्किल काम या इंसान मतलब अ हार्ड नट टू क्रैक। बहुत अच्छे से समझाया। तो ये थे आज के 10 मुहावरे। हमने देखा कि कैसे साधारण शब्द मिलकर कितने गहरे और मजेदार अर्थ बना सकते हैं। बिल्कुल। और हर मुहावरे के पीछे एक तस्वीर, एक कहानी छिपी होती है।
अगर हम उस तस्वीर को अपने मन में बसा लें तो अर्थ कभी नहीं भूलेंगे। ये सोचना भी दिलचस्प है कि भाषा कैसे विकसित होती है। शायद आज हम जो आम बातें कह रहे हैं वो 100 साल बाद मुहावरे बन जाएं। ये सोचने के लिए एक अच्छी बात है। ये एक बेहतरीन सवाल है। भाषा हमेशा हमारे समय और समाज का आईना होती है। आज के शब्द कल के मुहावरे हो सकते हैं।